ईशानी 5 साल। रोहन, वह मेरी बेटी है ना? थी। तुमने सब खो दिया। रोहन, यह महिला कौन है? रोहन ने अपनी कलम उंगलियों के बीच 2 बार 3 बार घुमाई। उसे एहसास नहीं हुआ कि वह 5 मिनट से ऐसा कर रहा था। अग्रवाल उद्योग के 30वें माले पर स्थित मीटिंग रूम में तूफान से पहले की खामोशी थी। वही खामोशी जिसे वह 200 करोड़ का सौदा तय होने से ठीक पहले अच्छी तरह जानता था। हरा हुआ मिलेगा, बंदरा है, करता है। कोई धीरे सांस ले रहा था। दरवाजा खुला और उसकी दुनिया का अर्थ खो गया। ईशानी सबसे पहले गहरे लाल रंग की साड़ी में अंदर आई, जिसने इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा कि अब उस कमरे में कौन हावी था। उसके पीछे एक नीले रंग की फ्रॉक पहने एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए शर्मा समूह के कानूनी निदेशक आए। बच्ची ने रोहन की तरफ ऊपर देखा, एक शांत जिज्ञासा के साथ, जैसे उसने उस आदमी को अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। शुभ प्रभात, ईशानी ने कहा, और उसकी आवाज जरा भी नहीं कांपी। मैं शर्मा समूह का प्रतिनिधित्व करने आई हूं। मेरा मानना है कि आप लोग एक दूसरे को इतना तो जानते ही हैं कि औपचारिक परिचय की जरूरत नहीं है। रोहन तुरंत जवाब नहीं दे पाया। 5 साल उसने अपने चेहरे को किसी भी मीटिंग में किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रशिक्षित किया था, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया था। बच्ची ने अपनी मां का हाथ खींचा और कुछ फुसफुसाया जो उसने नहीं सुना, और तभी उसने अनजाने में हिसाब लगाया। ईशानी के जाने के बाद 5 साल हो गए थे और वह बच्ची 5 साल से ज्यादा की नहीं थी। ईशानी, उसने कहा, और उसका अपना नाम उसके मुंह से अजीब निकला, जैसे उसने बहुत समय से इसे इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली हो। अब तुम्हें पता है। उसने कुर्सी खींची और बिना आमंत्रण का इंतजार किए बैठ गई। क्या हम शुरू कर सकते हैं? मेरा 11 बजे दूसरा काम है। यह तभी था जब उसने फाइल खोली कि रोहन ने पहले पन्ने पर पूरा नाम लिखा देखा, लावण्या शर्मा। उसका उपनाम नहीं, उसके उपनाम का कोई निशान नहीं, और रोहन के दिल में कुछ ऐसा जो उसे लगा था कि उसने इतनी गहराई से दफना दिया था कि वह कभी दर्द नहीं देगा, एक शांत तरीके से टूट गया, बिना किसी हंगामे के, जिस तरह सबसे महत्वपूर्ण चीजें टूटती हैं। मीटिंग 40 मिनट तक चली और रोहन को चर्चा किया गया। कोई भी आंकड़ा याद नहीं रहा। उसे सिर्फ बच्ची की आंखें याद थीं, जो उसकी अपनी आंखें थीं। वही भूरा सुनहरा रंग जिसे रोहन की अपनी मां हमेशा परिवार की पहचान बताती थीं। जब दोनों टीमें उठकर जाने लगीं, तो उसने वो किया जो उसने अपने 10 साल के करियर में कभी नहीं किया था। उसने दूसरी पार्टी की वकील से अकेले में बात करने की इजाजत मांगी। मेरे पास आपसे एजेंडा से हटकर बात करने के लिए कुछ नहीं है, ईशानी ने जवाब दिया, पहले से ही कागजात समेटते हुए, नजरें उठाए बिना। 5 साल। ईशू। उसने बिना सोचे पुराना उपनाम इस्तेमाल किया और देखा कि उसका हाथ आधा सेकंड के लिए हवा में रुका रहा। फिर उसने फाइल समेटना जारी रखा। क्या तुम मुझे पूछने भी नहीं दोगी? अब क्या पूछना है? उसने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, और यह गुस्से से भी बदतर था। उसमें सिर्फ एक शांति थी जिसे बनाने में बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी। तुम्हारे पास 5 साल थे जो कुछ भी पूछना चाहते थे पूछने के लिए। तुमने एक बार भी नहीं पूछा। उसने लावण्या का हाथ पकड़ा और चली गई, और रोहन खाली कमरे में खड़ा रहा। उस जगह को देखता रहा जहां वे दोनों थीं। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जिस औरत को उसने जाने दिया था, वह कैसे एक ऐसे व्यक्ति में बदल गई थी जो खरबों के सौदे इतनी ही शांति से करती थी जितनी शांति से वह पहले रात के खाने के लिए शराब चुनती थी। 5 साल पहले रोहन अग्रवाल 29 साल का था, और उसे इस बात का पूरा यकीन था कि वह जिंदगी से ठीक ठीक क्या चाहता था। वह कार्यकारी निदेशक का पद चाहता था, जिसे उसके पिता अभी भी दांतों से पकड़े हुए थे। वह चाहता था कि अग्रवाल का नाम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक और इमारत पर उकेरा जाए, और वह ईशानी शर्मा को चाहता था, एक विनम्र पृष्ठभूमि और विशाल प्रतिभा वाली आर्किटेक्ट, जिसे वह एक बोली में मिला था, जहां वह 7 लोगों के सामने उससे बहस कर रही थी, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था कि असली लोग एक जगह का उपयोग कैसे करते हैं। महीनों बाद उसने अपनी शादी उससे कर ली, जो उसके परिवार की हर उम्मीद के खिलाफ था। उसका कोई उपनाम नहीं है, रोहन, उसकी मां माधुरी अग्रवाल ने कहा था, परिवार के घर की डाइनिंग टेबल के सिरे पर बैठी हुई, उस अंदाज में जैसे कोई कभी कुर्सी की पीठ से टेक नहीं लगाता। उसका कोई इतिहास नहीं, कोई संपत्ति नहीं, एक डिप्लोमा और बात करने के एक सुंदर तरीके के अलावा कुछ नहीं है। उसमें उस मेज पर बैठे किसी भी व्यक्ति से ज्यादा चरित्र है मां।
रोहन ने अपने गिलास में डालने से पहले ईशानी के लिए शराब परोसी, एक छोटा सा हाव भाव जो आदत बन गया था। यह किसी चीज के लिए तो गिना जाना चाहिए। माधुरी अग्रवाल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा ईशानी की तरफ देखा, जितना शिष्टाचार में था। एक ऐसी नजर जो एक ही समय में मूल्यांकन और खारिज कर रही थी। और फिर उसने अपने प्लेट में मांस काटना जारी रखा, एक ऐसी कोमलता के साथ जो अच्छी शिष्टाचार से ज्यादा धमकी लग रही थी। पहले 2 साल अच्छे रहे, सही नहीं थे। ईशानी का अपना स्वाभिमान था। वह ऐसी थी जो जरूरत पड़ने पर भी मदद नहीं मांगती थी। और रोहन को उन मामलों में उसके लिए फैसले लेने की आदत थी जिनमें परिवार शामिल था। उसे लगता था कि वह उसे बचा रहा है बजाय उसे अलग करने के, लेकिन वे इतने अच्छे थे कि रोहन को लगता था। उन रातों में जब वे दोनों अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर शहर की रोशनी देखते थे कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सही चुनाव किया था, बिना अपने उपनाम से अनुमति मांगे। 3 साल के बीच में चीजें टूटने लगीं, धीरे धीरे। जिस तरह दीवार में दरार शुरू होती है, एक लगभग अदृश्य पतली रेखा जिसे कोई नहीं देखता जब तक छत गिर नहीं जाती। पहली दरार का नाम था काव्या सिंघानिया। सिंघानिया होल्डिंग्स के मालिक की इकलौती बेटी। एक होल्डिंग जिसने रोहन के पिता द्वारा संकट के बाद बहुत तेजी से विस्तार करने की कोशिश में जमा किए गए छुपे हुए कर्ज का आधा हिस्सा रखा था। कोई भी इस कर्ज के बारे में जोर से बात नहीं करता था, लेकिन माधुरी अग्रवाल जानती थी और जानती थी कि 2 परिवारों के बीच एक शादी इस समस्या को ऐसे हल कर देगी जैसे कोई बैंक मीटिंग नहीं कर सकती थी। यह सिर्फ एक डिनर है, रोहन। सिंघानिया परिवार वहां होगा, और अगर तुम ईशानी के साथ नहीं आते तो यह बदतमीजी होगी। वह गया। ईशानी भी एक ऐसे ड्रेस में गई जिसकी हेमलाइन उसने खुद सिलाई थी, क्योंकि उसके पास उसे ठीक करवाने का समय नहीं था। और पूरी रात माधुरी अग्रवाल ने उसके साथ इतनी आदर्श शिष्टाचार से व्यवहार किया कि यह सीधे अपमान से भी ज्यादा दर्दनाक था। कार में वापस घर आते समय खिड़की से बाहर देखते हुए ईशानी ने सबसे पहले देखा। उसने रोहन की तरफ नहीं देखा। तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, रोहन, यह तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हें मेरे सामने कुछ और करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल करेंगी। वह सिर्फ परिवार के व्यवसाय को सुरक्षित करना चाहती हैं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसका मुझसे पूरा लेना देना है। उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें एक स्टील की धार थी। और सबसे बुरा यह है कि तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। रोहन को सच में एहसास नहीं हुआ, उस रात भी नहीं, और नहीं आने वाले हफ्तों में, जब नेहा, माधुरी अग्रवाल की 18 साल से निजी सचिव, ईशानी के आर्किटेक्चर ऑफिस के पास बहुत अजीब आवृत्ति से दिखाई देने लगी। यह महज एक संयोग से ज्यादा था। एक बार दस्तावेज ले जाते हुए, दूसरी बार सिर्फ यूं ही गुजरते हुए, हमेशा एक विनम्र मुस्कान के साथ जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। ईशानी ने एक बार रोहन से इसका जिक्र किया था। वह हंस पड़ा था, अपनी पत्नी के संदेह पर मजाक करते हुए। नेहा मेरी मां के लिए लगभग 20 सालों से काम कर रही है। ईशू, उसके पास तुम्हारी जासूसी करने का कोई कारण नहीं है। वह गलत था और उसे अपनी गलती का अंदाजा लगाने में 5 साल लगेंगे। अंतिम वार 3 महीने बाद आया, एक आम मंगलवार को, जिस तरह के दिन को कोई याद रखने के लिए नहीं चुनता, लेकिन जिंदगी आपके लिए चुनती है। रोहन ऑफिस में था जब माधुरी अग्रवाल बिना बताए अंदर आई, दरवाजा बंद कर दिया और बिना कुछ कहे उसकी मेज पर एक भूरा लिफाफा रख दिया। अंदर 3 तस्वीरें थीं। ईशानी एक कैफे की मेज पर एक ऐसे आदमी के साथ बैठी थी जिसे रोहन ने तुरंत नहीं पहचाना। दोनों के हाथ मेज पर लगभग छू रहे थे। चेहरे इतनी नजदीक थे कि यह सिर्फ काम की बात नहीं हो सकती थी, कम से कम उस कोण से, उस विशिष्ट समय में जिसे कैमरे ने कैद करने के लिए चुना था। मैं तुम्हें यह दिखाना नहीं चाहती थी, मेरे बेटे। माधुरी अग्रवाल की आवाज में मां की दुअखद्दता का सही स्वर था, न 1 डिग्री ज्यादा, न कम, जितना विश्वसनीय होता, लेकिन किसी को तो करना ही था। रोहन ने तस्वीरों को इतनी देर तक देखा जो एक ही समय में बहुत लंबा और बहुत छोटा लगा। उसने नहीं पूछा कि किसने ली, कब ली, उस आदमी का नाम नहीं पूछा, न ही यह पूछा कि तस्वीर में वह अजीब कोण क्यों था, थोड़ा ऊपर से, जैसे कोई बालकनी से या किसी खंभे के पीछे से छिपकर तस्वीर ले रहा हो। उसने बस अपना स्वाभिमान महसूस किया, वही स्वाभिमान जिसने 3 साल पहले पूरे परिवार के खिलाफ ईशानी को चुना था। वह एक तरफ झुक गया और विश्वास करने के सबसे आसान संस्करण को चुना। उस रात वह घर आया और ईशानी से कुछ नहीं पूछा। वह बस ठंडा और दूर हो गया, जिस तरह सिर्फ एक अग्रवाल ठंडा रह सकता था।
पीढ़ियों के लोगों द्वारा सिखाई गई एक शीतलता जो जवाब के डर को स्वीकार करने के बजाय चुप रहना पसंद करते थे। क्या हुआ, रोहन? उसने रसोई में कोशिश की, जबकि वह बिना पिए कॉफी हिला रहा था। तुम 3 दिनों से ऐसे ही हो। कुछ नहीं है। उसने अपनी उंगली में अंगूठी घुमाई, एक हाव भाव जो शादी के बाद से उसकी आदत बन गया था। बस काम है। उसने उस रात जोर नहीं दिया, आप जो उन्होंने क्या फाड़े, लेकिन अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते जोर दिया। हर बार कम धैर्य और धैर्य के पीछे छिपा ज्यादा डर, जब तक वह दिन नहीं आया जब रोहन अपनी ही मां द्वारा उस पर डाले गए जहर को अकेले ढोते ढोते थक गया। उसने लिफाफा ड्राइंग रूम की मेज पर फेंका और वह एकमात्र वाक्य कहा जो अगले 5 साल तक उसके दिमाग में गूंजता रहेगा, मुझे लगा कि मैं तुम्हें जानता था। ईशानी ने 10 सेकंड से भी कम समय तक तस्वीरें देखीं, फिर उसकी तरफ देखा, और रोहन ने उसके चेहरे पर जो देखा वह अपराध बोध नहीं था, बल्कि निराशा जैसा कुछ ज्यादा था, एक महासागर जितना बड़ा। यह आदमी तरुण है। उसकी आवाज धीमी निकली, लगभग बिना ताकत के। मेरे कॉलेज का दोस्त, वकील जो मेरे पिता की वसीयत को सुलझाने में मेरी मदद कर रहा है, जिसके बारे में तुमने कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वह कैसे चल रहा है। हम एक कैफे में विरासत के कागजात पर चर्चा कर रहे थे, रोहन, और तुम मुझ पर विश्वास करने के बजाय दूर से ली गई एक तस्वीर पर विश्वास करते हो। तो कौन समझाओ कि किसी ने यह तस्वीर छिपकर क्यों ली। समझाओ तुम। वह एक कदम पीछे हटी, जैसे उसे वाक्य पूरा करने के लिए शारीरिक दूरी की जरूरत थी। समझाओ कि तुम अपनी मां द्वारा लाई गई एक गुमनाम तस्वीर पर विश्वास करना क्यों पसंद करते हो बजाय 5 साल की शादी पर। उसके पास कोई जवाब नहीं था, और उस रात उसकी चुप्पी उसके जीवन में दिया गया सबसे जोरदार जवाब था। जो कुछ भी उसके बाद हुआ वह रोहन के लिए इतनी तेजी से हुआ कि वह ठीक से समझ नहीं पाया, जैसे कि दिनों को किसी ऐसे हाथ से दबा दिया गया था जो उसका नहीं था। ईशानी ने गुरुवार को न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी दी। रोहन, अभी भी अपने घायल स्वाभिमान में कैद, ने उसे रुकने के लिए विनती नहीं की। उसे लगा अंदर ही अंदर कि विनती करना, यह स्वीकार करना होगा कि शायद वह गलत था, और एक अग्रवाल आसानी से ऐसा स्वीकार नहीं करता था। वह 1 महीने बाद अपार्टमेंट से निकल गई, केवल 2 सूटकेस और अपने काम के चित्र लेकर, फर्नीचर, उसके द्वारा दिए गए गहने और रसोई की मेज पर एक नोट छोड़कर, जिसे रोहन ने अगले महीनों में इतनी बार पढ़ा कि उसे वह जुबानी याद हो गया। रोहन, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं करती रहूंगी जिसने मुझ पर विश्वास करने के बजाय एक तस्वीर पर विश्वास करना चुना। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या खोया, ईशानी। बस इतना ही। बिना लिखे गुस्से के, बिना किसी बड़ी व्याख्या के, उन 4 सूखे वाक्यों से लंबी विदाई के बिना। और यह ठीक यही सूखापन था जो सालों बाद रोहन को ऐसे सताएगा जिसकी उसे अभी तक कोई कल्पना नहीं थी, क्योंकि जिस ईशानी को वह जानता था वह छोटे नोट नहीं लिखती थी, वह काम से देर से आने की सूचना देने के लिए भी 2 पन्नों के पत्र लिखती थी। उस नोट में उसका तरीका नहीं था, उसमें किसी जल्दबाजी में या किसी डरे हुए व्यक्ति का तरीका था। वर्तमान में वापस खाली मीटिंग रूम में अकेला बैठा, मेज पर अभी भी खुला अनुबंध लिफाफा था। रोहन ने पहले पन्ने पर लिखे नाम को एक बार फिर देखा, लावण्या शर्मा, 5 साल की, और उसने दूसरी बार हिसाब लगाया, ज्यादा धीरे, जैसे उसे पुष्टि करने की जरूरत थी कि उसने पहली बार में गलती नहीं की थी। ईशानी 5 साल और 2 महीने पहले घर से निकल गई थी। रोहन इतनी तेजी से उठा कि कुर्सी उसके पीछे की दीवार से टकराई। वह कमरे से बाहर निकला, कॉरिडोर पार किया, 2 निदेशकों के अभिवादन को अनदेखा करते हुए जिन्होंने उससे बात करने की कोशिश की थी, और रिसेप्शन पर ठीक समय पर पहुंच गया जब ईशानी और लावण्या के साथ लिफ्ट बंद हो रही थी। बच्ची ने उसे सिकुड़ती हुई खाई से हाथ हिलाया, एक छोटा और निर्दोष बच्चे का हाथ हिलाना जो अपने पिता के जीवन में फिर से शुरू हुई शांत लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लिफ्ट बंद हो गई और रोहन वहां खड़ा रहा, उसका हाथ अभी भी हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, 5 साल की देरी से यह समझते हुए कि शायद उस रात उसे जो सवाल पूछना चाहिए था वह तरुण, तस्वीर या उन सब के बारे में नहीं था। सवाल बहुत ज्यादा सरल और बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्या ठीक है? ईशानी को इतनी तेजी से, बिना झगड़े, बिना समझाए, बिना रुकने की कोशिश किए भी जाने के लिए किसने मजबूर किया था? रोहन ने लिफ्ट के फिर से नीचे आने का इंतजार नहीं किया। वह सीढ़ियों से उतरा, एक बार में 2 सीढ़ियां, और ईशानी की कार को रैंप से बाहर निकलते देखने के लिए समय पर गैरेज पहुंच गया। वह पीछे की खिड़की पर लगे असतत लोगों को नोट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। शर्मा समूह,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुख्यालय उसके अपने कार्यालय से 2 ब्लॉक दूर। वह उस इमारत को जानता था, लगभग हर हफ्ते वहां से गुजरता था। कभी यह कल्पना किए बिना कि अंदर की महिला के पास उसकी बेटी का उपनाम था, जिसके अस्तित्व का उसे अभी अभी पता चला था। वह शाम 5 बजे वहां पहुंचा, बिना बताए। रिसेप्शन से उस अंदाज में गुजरा जैसे कोई कहीं भी रोका न जाए। मुझे डॉक्टर शर्मा से बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने एजेंडा देखा, फिर उसे देखा, उस हिचकिचाहट के साथ जो गलत उपनाम वाले व्यक्ति को गलत जगह पर आते हुए पहचानती है। डॉक्टर शर्मा आज उपलब्ध नहीं है, श्रीमान अग्रवाल। वह पहले से ही लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। वह मुझसे मिलेंगी। ईशानी को कोई हैरानी नहीं हुई जब वह कमरे में घुसा। उसने बस धीरे से नोटबुक बंद कर दी, जैसे कोई किसी चीज को किसी और के हाथ लगाने से पहले उसे सहेज रहा था, और उसे कमरे के बीच में खड़ा होकर देखती रही, इंतजार कर रही थी। अब तुम दरवाजा भी नहीं खटखटाते। रोहन, लावण्या मेरी बेटी है। यह सवाल नहीं था, और उसने उसके जवाब से पहले चुप्पी के एक पल में देखा कि यह वास्तव में सवाल होने की जरूरत नहीं थी। और ईशानी ने अपनी बाहें मोड़ लीं, लेकिन अपनी नजर नहीं हटाई। हाँ, और मुझे यह जानने का अधिकार है कि वह 5 साल से अस्तित्व में है। तुम्हें दूर से ली गई तस्वीर पर विश्वास करने से पहले मुझ पर विश्वास करने का अधिकार था। उसकी आवाज में कोई स्वर नहीं चढ़ा। अधिकार? रोहन, तुमने एक ही रात में उनमें से बहुत से छोड़ दिए। उसने अपने सीने में वह कसक महसूस की, जैसी उसे किसी सौदे में हारने से पहले महसूस होती थी। वह क्षण जब उसे एहसास होता है कि उसका हाथ कमजोर है, लेकिन वह अभी भी ठीक से नहीं जानता कि क्यों। मुझे नहीं पता था कि तुम गर्भवती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें न बताने का फैसला किया था। उसने यह खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, उसकी तरफ नहीं। और उस पूरी बातचीत में पहली बार उसकी आवाज 1000 बार लड़खड़ाई। और यह सिर्फ गर्व नहीं था। अगर तुम यही सोच रहे हो तो क्या था? उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना नोटबुक वापस उठाया। उसने उसे खोला और फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगी, जैसे वह कमरे से पहले ही निकल चुका हो। शुक्रवार को हमारी एक समापन बैठक निर्धारित है। मैं सलाह देती हूं कि तुम और तुम्हारी कंपनी का बोर्ड तैयार होकर आएं। शर्मा समूह ने अग्रवाल उद्योग पर 2 अलग अलग बैंकों का 80% कर्ज खरीद लिया है। इसका मतलब है कि शुक्रवार से तुम्हारी कंपनी टिकेगी या नहीं, यह मैं तय करूंगी। रोहन वहीं खड़ा रहा। उस बात को जितनी देर में उसे समझना चाहिए था, उससे ज्यादा धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा था। 5 साल पहले उसके पिता पर एक छुपा हुआ कर्ज था, जिसके बारे में डाइनिंग टेबल पर कोई जोर से बात नहीं करता था। अब उस कर्ज का एक चेहरा था, और वह चेहरा उस महिला का था जिसे उसने एक तस्वीर पर विश्वास करके खो दिया था। तुमने जानबूझकर मेरी कंपनी खरीदी है। मैंने एक वित्तीय संपत्ति खरीदी जो मेरे पिता के पोर्टफोलियो के लिए समझ में आती थी। ईशानी ने आखिरकार उसे फिर से देखा, और इस बार उसकी नजर में कुछ नया था, कुछ ऐसा जिसे वह बहुत बाद तक नाम नहीं दे पाया। अगर यह तुम्हें परेशान करता है तो मैं सुझाव देती हूं कि तुम शुक्रवार को एक अच्छे वकील को साथ लाओ। यह हमारे बारे में है या व्यवसाय के बारे में? ईशानी, यह इस तथ्य के बारे में है कि 5 साल पहले एक अग्रवाल ने एक रात में मेरी जिंदगी का फैसला किया था, बिना मुझसे कुछ पूछे। उसने एक सूखी आवाज के साथ मेज पर फाइल बंद कर दी। अब मैं तय करती हूं, तुम्हें शुक्रवार से पहले इसकी आदत डालनी होगी। मैं इस कंपनी के लिए लड़ूंगा। ईशानी, मेरे दादाजी ने इसे 0 से बनाया था। ईशानी, पहली बार वह लगभग थकी हुई लग रही थी। वह पीड़ित नहीं थी। मेरे पिता ने भी अपनी कंपनी को 0 से बनाया था, और फिर भी उन्होंने अपने जीवन के आखिरी महीने बैंकों के नियमों पर बहस करते हुए बिताए बजाय आराम करने के, क्योंकि तुम्हारे परिवार को लगा कि एक छुपे हुए कर्ज को एक बीमार आदमी की शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो नहीं रोहन, मैं इस बातचीत को आसान नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अचानक याद आया कि तुम्हारी एक बेटी है। वह रिसेप्शन से गुजरने की बात ठीक से याद किए बिना बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उसने बाकी दोपहर अपनी कार में किसी भी पार्किंग में रुके हुए बिताई। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके 5 साल की चुप्पी कैसे बदल गई थी। दूसरी तरफ उसके 5 साल की चुप्पी और एक कारण जो उसने बताना नहीं चाहा था। उसके बाद उसने तरुण को ढूंढा। उसी कानूनी फर्म को ढूंढना मुश्किल नहीं था। वेबसाइट पर वही नाम, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की इमारतों से बहुत कम आकर्षक इमारत के 10वें माले पर एक छोटा कमरा। रोहन अग्रवाल। तरुण उसे देखकर हैरान नहीं हुआ। वह थका हुआ लग रहा था, जैसा कि वह व्यक्ति लगता है जिसने इस कहानी पर अपने दिमाग में कई बार बहस की हो। यहां आने में तुम्हें 5 साल लग गए। मैं उस तस्वीर के बारे में पूछने आया था। वह तस्वीर उसके पिता की वसीयत के बारे में थी,
जिनकी उस दिन के 3 महीने बाद मृत्यु हो गई थी। अगर तुम्हें याद हो, तरुण ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। रोहन को बैठने का एक सूखा आमंत्रण। मैं परिवार का वकील था। हम इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या बैंक ने बिना बताए डाली गई एक शर्त के लिए अदालत में लड़ना उचित होगा। यही वह था जिसे किसी आम करने के लिए गिरफ्तार है कि कैमरे ने दूर से कैद किया और तुम्हारे 6 साल की शादी को कूड़ेदान में फेंकने का कारण बन गया। मुझे यह नहीं पता था, तुमने कभी पूछा ही नहीं। यह वाक्य बिना गुस्से के निकला, जो गुस्से से ज्यादा दर्दनाक था। ईशानी ने 1 हफ्ते बाद मुझे रोते हुए फोन किया, यह कहते हुए कि तुमने बिना मुझसे पुष्टि किए एक तस्वीर पर विश्वास कर लिया था। मैंने तुम्हें भी पेशकश की थी। उसने कहा कि कोई फायदा नहीं था। क्यों कोई फायदा नहीं था? तरुण इतनी देर तक चुप रहा, जो स्वाभाविक नहीं था। उसने अपना मुंह खोला, फिर बंद किया और दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कोई यह जांच रहा था कि बाहर कोई है या नहीं। यह तुम्हें उससे पूछना होगा रोहन। यह मेरी कहानी नहीं है बताने के लिए। कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। तरुण उठा। यह संकेत था कि बातचीत खत्म हो चुकी थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात मुफ्त में बताऊंगा। अपनी मां से एक चिट्ठी के बारे में पूछो। एक चिट्ठी जिस पर ईशानी ने घर से निकलने से लगभग 2 हफ्ते पहले हस्ताक्षर किए थे। उससे उसका नाम पूछो और देखो कि जब वह जवाब दे तो क्या वह तुम्हारी आंखों में देखती है। रोहन उस कमरे से उतने से ज्यादा सवाल लेकर निकला जितने लेकर वह घुसा था, और सीने में एक नई भावना थी, मितली जैसी। उस व्यक्ति की जो यह संदेह करने लगता है कि उसने 5 साल गलत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गलत खेल खेलते हुए बिताए थे। उस रात अपार्टमेंट में अकेला, जो ठीक वैसा ही था जैसा ईशानी ने 5 साल पहले छोड़ा था। उसने कभी फर्नीचर नहीं बदला था। उसने कभी उस दीवार का रंग नहीं बदला था जो उसने चुनी थी। हालांकि उसने कभी किसी को यह स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी थी। रोहन ने एक बॉक्स खोला जो उसकी अलमारी के पीछे भूला हुआ पड़ा था। शादी की तस्वीरें, फूलवाले की रसीद, एक ड्राइंग जिसे ईशानी ने अपनी पहली मुलाकात में एक रेस्टोरेंट के नैपकिन पर स्क्रैच किया था, एक इमारत का एक अजीब स्केच जिसे वह कसम खाती थी कि वह एक दिन हर माले पर एक बालकनी के साथ बनाएगी, क्योंकि लोगों को घर में कहीं से भी आसमान देखने का अधिकार है। उसे उस समय उस ड्राइंग पर हंसना याद आया। उसे यह पूछना याद नहीं आया कि क्या वह अभी भी उसे बनाना चाहती थी। डिब्बे के तल में एक नोट जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। नहीं, उसका विदाई नोट नहीं, बल्कि 1 साल पहले का एक पुराना नोट, जब वे दोनों अभी भी लड़ते और सुलह करते थे जैसे जोड़े करते हैं। रोहन, तुम बहुत जल्दी सुनते हो और बहुत धीरे सुनते हो। एक दिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी नीली स्याही में लिखावट, फ्रिज के दरवाजे पर चिपका एक पोस्ट इट नोट। रात के खाने के समय को लेकर एक मूर्खतापूर्ण बहस के बाद उसने उस वाक्य को शायद लगातार 10 बार फिर से पढ़ा। रात 11 बजे अलमारी के फर्श पर बैठा। अब समझ रहा था, 5 साल देर से, उस चेतावनी का आकार जो उसे पहले ही मिल चुकी थी और उसने नहीं सुनी थी। अगले दिन वह महीनों में पहली बार अपनी मां के बिना अपने पिता के साथ अकेले दोपहर का भोजन करने गया। पिता रोहन को याद से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। सूट के नीचे उनके कंधे ज्यादा झुके हुए थे। मुझे अस्पताल के बारे में नहीं पता था रोहन। यह पहली बात थी जो उन्होंने वेटर के पानी लाने से पहले कही। तुम्हारी मां व्यवसाय का यह हिस्सा अकेले संभालती थीं और मैंने ज्यादा न पूछना पसंद किया। यह आसान था। यह किसके लिए आसान था पिताजी? मेरे लिए। पिता ने अपनी नजर नहीं हटाई, जिससे रोहन हैरान था। तुम्हारी मां हमेशा वह रही हैं जिसने इस परिवार की मुश्किल चीजों को सुलझाया है। जब से हमने शादी की, मैंने न पूछना सीख लिया है। यह मुझे किसी भी चीज से बरी नहीं करता। यह बस तुम्हें बताता है कि मैंने वह क्यों नहीं देखा जो तुमने भी नहीं देखा। सिंघानिया को यह कर्ज चुकाना था। इसे सार्वजनिक होने से रोकना था। पिता ने जारी रखने से पहले एक घूंट पानी पिया। मैंने विस्तार की गलतियां की जिससे कंपनी लगभग डूब गई। 6 साल पहले तुम्हारी मां ने फैसला किया कि इसे ठीक करने का सबसे तेज तरीका एक शादी थी जो बिना किसी घोटाले के पूंजी जुटाएगी। तुमने इसके बजाय ईशानी को चुना और मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर पता था कि तुम्हें प्यार के लिए चुनने में सही था। मैंने बस यह कल्पना नहीं की थी कि तुम्हारी मां तुमसे क्या कीमत वसूल करेंगी उससे, इसे अपने तरीके से होने देने के लिए। रोहन कुछ देर तक अपने पिता को देखता रहा, यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि वह बहाना था या कबूलनामा। उसने फैसला किया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कौन सा था। नुकसान 5 साल पहले ही हो चुका था और जिस व्यक्ति ने अनुमति दी थी
उसकी मंशा का विश्लेषण करने से उन दिनों में से एक भी दिन वापस नहीं आएगा। उसकी मां का घर मालाबार हिल में था, एक फ्रेंच गार्डन वाला एक हवेली जिसे माधुरी अग्रवाल हर हफ्ते छंटवाती थीं, भले ही कोई मिलने न आए। वह बालकनी में थी जब वह पहुंचा। चाय पी रही थी। नेहा उसके बगल में खड़ी थी, दस्तावेजों का एक फाइल पकड़े हुए। रोहन, क्या सुखद आश्चर्य है। माधुरी अग्रवाल हमेशा की तरह अपनी वही आदर्श मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। बैठो, मैं दूसरी कप मंगवाऊंगी। मुझे तुमसे एक चिट्ठी के बारे में पूछना है। उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। यह सिर्फ 1 सेकंड के लिए, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा कठोर हो गई। किसी और के लिए यह पता लगाने के लिए बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन रोहन अपनी मां का चेहरा 32 साल से जानता था और उसने उस सूक्ष्म ठहराव को वैसे ही पहचाना जैसे वह अपने हस्ताक्षर को पहचानता। कौन सी चिट्ठी? मां, एक जो ईशानी ने घर से निकलने से 2 हफ्ते पहले हस्ताक्षर की थी। नेहा सबसे पहले हरकत में आई, लगभग अगोचर रूप से एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें बहुत तेजी से माधुरी अग्रवाल की तरफ गईं और वापस जमीन पर आ गईं। रोहन ने ध्यान दिया। उसने उसे वैसे ही संभाल कर रखा जैसे वह एक वित्तीय रिपोर्ट में एक छोटी सी गणना त्रुटि को संभाल कर रखता था, जो सही तरीके से खींचे जाने पर सब कुछ गिरा सकती थी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। माधुरी अग्रवाल ने चाय का एक घूंट पिया, सच होने के लिए बहुत शांत। तुम्हें यह किसने बताया? क्या यह मायने रखता है? मायने रखता है अगर कोई तुम्हें फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। रोहन, तुम्हें एक बार धोखा दिया जा चुका है। उस पूरी बातचीत में पहली बार रोहन को बिना किसी हास्य के बीच में हंसने का मन हुआ। हाँ मां, मुझे एक बार धोखा दिया गया है, और कल से मैं जो सवाल पूछना बंद नहीं कर पा रहा हूं वह यह है कि किसने। वह उसके जवाब देने से पहले निकल गया और कार तक जाते हुए उसने धीमी आवाज में माधुरी अग्रवाल को नेहा को घर के अंदर बुलाते हुए सुना, एक ऐसे लहजे में जो अब शाम की चाय का नहीं था। लावण्या को फिर से देखने का अवसर अगले रविवार को आया। लगभग संयोग से ईशानी ने एक छोटा सा संदेश भेजा, यह पूछते हुए कि क्या वह उन दोनों के साथ पार्क के पास एक रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन करना चाहता है। बस लावण्या को तुम्हें ठीक से जानने के लिए, बिना ऑफिस के बीच में। रोहन 20 मिनट पहले पहुंच गया और अपना समय यह सोचते हुए बिताया कि अपने हाथ कहाँ रखे। लावण्या अपनी मां से थोड़ी आगे दौड़ती हुई आई और उसके सामने रुक गई। 5 साल की उम्र के हिसाब से न लगने वाली गंभीरता के साथ उसका चेहरा जांच रही थी। आप रोहन अंकल हैं? मां ने कहा कि आप बड़ी इमारतों के साथ काम करते हैं। हाँ, मैं बड़ी इमारतों के साथ काम करता हूं। मैं भी इमारतें बनाती हूं। उसने एक छोटा सा बैग खोला और स्क्रैबल किए गए पन्नों से भरी एक नोटबुक निकाली और गर्व से उनमें से एक को दिखाया। एक आसमान खिड़कियों वाली टेढ़ी इमारत। इसमें असली लिफ्ट है। दादाजी शर्मा ने मुझे लिफ्ट बनाना सिखाया था। रोहन ने यह सुनकर अपने सीने में कुछ कसक महसूस की। वह दादाजी जिनसे लावण्या कभी नहीं मिली थी, उनका नाम इतनी स्वाभाविक रूप से लिया गया था, जैसे वह बगल के कमरे में जीवित हों, जैसे वह उस कहानी का हिस्सा हों जिसे इतनी बार सुनाया गया था कि वह बच्ची की अपनी स्मृति बन गई थी। उन्होंने तुम्हें लिफ्ट बनाना सिखाया था? मां ने मुझे सिखाया कि वह उन्हें क्या सिखाते थे। लावण्या बिना अनुमति मांगे सीधे तरीके से कुर्सी पर उसके बगल में बैठ गई, जैसे केवल बच्चे ही करते हैं। वह कहती हैं कि दादाजी ऐसी चीजें बनाना पसंद करते थे जिनमें लोग सच में रह सकें, न केवल बाहर से सुंदर चीजें। ईशानी मेज के दूसरी तरफ बैठी कुछ नहीं बोली, लेकिन रोहन ने देखा कि वह अपनी बेटी को कैसे देख रही थी। गर्व और कुछ गहरी, ज्यादा दर्दनाक चीज का मिश्रण, जिसे उसने पहचाना क्योंकि उसे भी अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। दोपहर का भोजन उसकी अपेक्षा से ज्यादा तेजी से बीता। किसी भी समय लावण्या ने यह नहीं पूछा कि वह अपने पिता को अभी क्यों जान रही थी, और यह एक अजीब तरीके से था। रोहन को किसी भी सवाल से ज्यादा चोट पहुंची। वह कुछ नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। जब लावण्या उस नानी के साथ बाथरूम गई जो दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी, हमारे बीच क्या हुआ था? वह जानती है कि उसके पिता को नहीं पता था कि वह अस्तित्व में है। ईशानी ने अपने गिलास में बर्फ को धीरे से हिलाया, और वह जानती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। बस इतना ही है जो 5 साल के बच्चे को जानने की जरूरत है। रोहन, बाकी हमारी समस्या है, उसकी नहीं। मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं। और पहली बार ईशानी की आवाज सचमुच नरम हुई, उस कवच के बिना जिसे वह मीटिंग रूम से ढो रही थी। लेकिन चाहना अभी तक हकदार होने के बराबर नहीं है। रोहन,
तुम्हारे पास 5 साल की अनुपस्थिति है, यह साबित करने के लिए कि तुम किसी के द्वारा दिखाई गई पहली गलत तस्वीर पर फिर से गायब नहीं होगे। अगले शनिवार को ईशानी ने उसे लावण्या को पहली बार अकेले पार्क ले जाने दिया, इस शर्त पर कि वह हर आधे घंटे में संदेश भेजे, सिर्फ इसलिए कि मैं पागल न हो जाऊं। नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ उस पर भरोसा नहीं है। मुझे अभी भी ठीक से नहीं पता कि मुझे इसके बारे में क्या महसूस होता है। रोहन ने बिना बहस किए स्वीकार कर लिया। लावण्या ने पहले 20 मिनट यह तय करने में बिताए कि कौन सा झूला सबसे अच्छा था, उपलब्ध तीनों को वैज्ञानिक गंभीरता के साथ आजमाते हुए, जिससे रोहन हफ्तों में पहली बार हंसा। यह वाला सबसे ऊंचा जाता है, उसने घोषणा की, बीच वाला चुनते हुए। लेकिन इसमें छाया है, टाई हो गया। तो तुम कैसे तय करती हो? दोनों का उपयोग करो। उसने कंधे उचका दिए, जैसे समाधान बहस के लायक होने के लिए बहुत स्पष्ट था, और चुने हुए झूले पर चढ़ गई। उसे धक्का देने के लिए कहा। धक्का देते समय धीरे से, ताकत के साथ, सावधान। रोहन ने पूछा, आकस्मिक लगने की कोशिश करते हुए, तुम और तरुण अंकल अच्छे दोस्त हो? तरुण अंकल मजाकिया हैं। लावण्या किसी याद पर अकेले हंसी। वह हमेशा पुदीने की गोली लाते हैं जो किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन हम खाते हैं क्योंकि वह खुश हो जाते हैं। वह पिछले साल शादी करने वाले थे, लेकिन टाल दिया क्योंकि उनका कुत्ता बीमार हो गया था। अब वे अगले महीने शादी करेंगे। रोहन को उस ढीली जानकारी पर एक मूर्खतापूर्ण और असमान राहत महसूस हुई, जिसे 5 साल के बच्चे के मुंह से बिना किसी वजन के कहा गया था। तस्वीर वाले आदमी की कई सालों से गर्लफ्रेंड थी और वह शादी करने वाला था, और उस धुंधली छवि पर रोहन ने जो एकमात्र चीज बनाई थी, वह अनुमानों का एक महल था जिसकी कीमत उसके जीवन के 5 साल थी। क्या तुम दुखी हो? लावण्या ने पूछा, झूले को पैरों से जमीन पर रोकते हुए, उसे फिर से उसी अजीब गंभीरता से देखते हुए। नहीं, बस एक मूर्खतापूर्ण बात के बारे में सोच रहा हूं जो मैंने बहुत पहले की थी। माँ कहती हैं कि बड़े भी गलतियां करते हैं, बस उन्हें स्वीकार करने में ज्यादा समय लगता है। उसने जवाब का इंतजार किए बिना फिर से झूलना शुरू कर दिया, जैसे उसने इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लिया हो। तुम जल्दी स्वीकार करते हो या धीरे? रोहन के पास इसका कोई तैयार जवाब नहीं था। उसने बस झूला धक्का देना जारी रखा, यह सोचते हुए कि शायद वह सबसे महत्वपूर्ण सवाल था जो किसी ने सालों में उससे पूछा था। ठीक उसी व्यक्ति से आया था जिसे सबसे कम पूछने की जरूरत थी। ईशानी ने लावण्या को उस रात सामान्य से जल्दी सुला दिया। बच्ची के मुंह में अभी भी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का स्वाद था। पार्क की धूप की गंध अभी भी तकिए में समाई हुई थी। वह बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि उसकी सांसें भारी और नियमित हो गई थीं, और तभी वह कमरे में गई। उसने शराब का एक गिलास परोसा जिसे वह खत्म नहीं करने वाली थी, और खिड़की के पास मेज पर कंप्यूटर खोला, काम करने के लिए नहीं बल्कि फिर से देखने के लिए। एक फाइल जिसे वह 5 साल से रखे हुए थी और कभी किसी को नहीं दिखाती थी। पिता की तस्वीरें, उन आखिरी दिनों में से एक की जब वह अभी भी खुद बिस्तर से उठ पाते थे, कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए, उस जिद्दी तरीके से सब ठीक होने का ढोंग करते हुए जब सब कुछ ठीक नहीं था। उसे कभी चिट्ठी के बारे में नहीं पता चला। उसने एक दोपहर चुपके से हस्ताक्षर किए थे जब वह कीमोथेरेपी के एक सत्र के बाद सो रहा था, और उसने कभी नहीं बताया, क्योंकि बताने का मतलब होता कि उसे यह स्वीकार करना पड़ता कि उसकी बेटी की शादी ही उसके जीवन के बदले में एक सौदा बन गई थी। कभी कभी वह अभी भी खुद से पूछती थी कि क्या उसने सही चुनाव किया था। चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने के बारे में नहीं, वह कभी संदेह नहीं था। वह इसे 1000 बार फिर से करती, लेकिन बाद की चुप्पी के बारे में, रोहन से कभी संपर्क न करने के बारे में, जब सब कुछ पहले ही सुलझ गया था, जब अस्पताल सुरक्षित था और खतरा टल गया था। वह खुद से कहती थी कि यह सुरक्षा थी। कभी कभी अकेले, देर रात, जैसा कि अब वह स्वीकार करती थी कि यह गर्व भी था, उसी तरह का गर्व जिसके लिए उसने हमेशा रोहन पर आरोप लगाया था, बस एक अलग पोशाक में, ज्यादा शांत, गरिमा के रूप में ज्यादा छिपा हुआ। मेज पर उसका सेल फोन वाइब्रेट हुआ। रोहन का एक संदेश, काम के बारे में होने के लिए बहुत देर से भेजा गया था। आज के लिए धन्यवाद, सिर्फ पार्क के लिए ही नहीं, मुझे कोशिश करने देने के लिए। वह देर तक उस वाक्य को देखती रही। उसका अंगूठा कीबोर्ड पर टिका हुआ था। यह तय नहीं कर पा रही थी कि क्या लिखना है। अंत में उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना फोन रख दिया। उसने बाकी की शराब जितनी देर में पीनी थी उससे ज्यादा धीरे पी और खिड़की से शहर को देखती रही, यह सोचते हुए कि शायद उस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा सच्चाई का पता लगाना नहीं था,
बल्कि यह तय करना था कि उसके सामने आने के बाद क्या करना था। शुक्रवार की बैठक में अग्रवाल उद्योग का कमरा इस तरह से भर गया था जैसे रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। एक तरफ रोहन और उसके पिता घबराए हुए वकीलों से घिरे थे, दूसरी तरफ ईशानी मेज पर एक पतली फाइल के साथ अकेली और एक ऐसी शांति के साथ जो ठीक ऐसे ही पलों के लिए प्रशिक्षित की गई लगती थी। शर्मा समूह इस कर्ज के 80% को फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है। ईशानी ने बिना किसी भूमिका के किसी अभिवादन के शुरू किया। बशर्ते अग्रवाल उद्योग 3 शर्तों को स्वीकार करे। पहली, अगले बैलेंस शीट में पूर्ण पारदर्शिता, हमारे द्वारा चुने गए बाहरी ऑडिट के साथ। दूसरी, सिंघानिया होल्डिंग्स हमारी कंपनी के साथ किसी भी भविष्य की बातचीत से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। तीसरी, वह रुकी और सीधे माधुरी अग्रवाल की तरफ देखा, जो बिना बुलाए कमरे में घुस आई थी, हमेशा की तरह अपने अंदाज में पीछे बैठी हुई थी। तीसरी, माधुरी अग्रवाल सीधे या परोक्ष रूप से शर्मा समूह से जुड़े किसी भी फैसले में भाग नहीं लेंगी। आज से कमरे में जो चुप्पी छा गई थी उसका लगभग शारीरिक वजन था। रोहन के पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर ईशानी की तरफ, ठीक से यह समझे बिना कि क्या मांगा जा रहा था। यह व्यक्तिगत है, माधुरी अग्रवाल ने कहा, और सालों में पहली बार रोहन ने उसकी आवाज में घबराहट की एक धार सुनी। यह रणनीतिक है। ईशानी ने फाइल बंद कर दी, लेकिन आप किसी और से बेहतर जानती हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत भी है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे एक ऐसे कमरे से बाहर निकाल सकती हो जिसे बनाने में मैंने मदद की है? मुझे लगता है। ईशानी धीरे से उठी, बिना किसी जल्दबाजी के, कि आपने एक चीज को कम आंका। 5 साल पहले आपको लगा कि मैं चुपचाप गायब हो जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। आप सिर्फ यह जांच करना भूल गईं कि मैंने वास्तव में किस परिवार में जन्म लिया था, इससे पहले कि आप वह तस्वीर खिंचवाने के लिए कहती। रोहन के पिता इतनी तेजी से अपनी पत्नी की तरफ मुड़े कि कुर्सी चरमरा उठी। कौन सी तस्वीर? माधुरी? माधुरी अग्रवाल ने तुरंत जवाब नहीं दिया, और उस एक पल की चुप्पी में, उस लंबी और अटकी हुई चुप्पी में रोहन ने अपने पेट को घूमते हुए समझा कि वह जवाब जिसे वह 5 साल से ढो रहा था, गलत मुंह से, गलत समय पर, बहुत से लोगों के सामने बाहर आने वाला था। नेहा दरवाजे के पास खड़ी, दस्तावेजों का एक ढेर पकड़े हुए, अपने हाथ से फाइल फिसलने दी। कागजात फर्श पर बिखर गए, और उनके बीच ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ एक भूरा लिफाफा था जिस पर हाथ से एक तारीख लिखी थी, जिसे रोहन ने तुरंत पहचान लिया। यह वही तारीख थी जो ईशानी ने रसोई की मेज पर छोड़ा था 5 साल पहले। नेहा, माधुरी अग्रवाल की आवाज एक ऐसे स्वर में निकली जो रोहन ने पहले कभी नहीं सुनी थी, एक ही समय में तीखी और डरी हुई। उसे वहीं छोड़ दो, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन रोहन पहले ही झुक चुका था। उसकी मां के 2 कदम उसकी तरफ आने से पहले ही लिफाफा उसके हाथ में था। इस बार तस्वीरें नहीं थीं, एक टाइप की हुई चिट्ठी जिसके दाल प्राम नहीं होगा। अंत में ईशानी के हस्ताक्षर थे और एक पैराग्राफ जिसे रोहन ने 2 बार पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक से समझ रहा था। चिट्ठी में कहा गया था कि ईशानी शादी को बिना किसी विवाद के छोड़ने के लिए सहमत थी, रोहन से संपर्क किए बिना, किसी को भी अलगाव का असली कारण बताए बिना। अग्रवाल उद्योग के बदले में एक ऐसा कर्ज नहीं भुनाया जाएगा जिससे निजी अस्पताल बंद होने का खतरा था, जहां उसके बहुत बीमार पिता महीनों से इलाज करा रहे थे। आपने उसके पिता के अस्पताल को धमकी दी थी। रोहन ने अपनी मां की तरफ देखा, और उसकी अपनी आवाज उसे खुद अजीब लगी, जैसे वह किसी और की हो। आपने वह तस्वीर जाली बनाई और फिर धमकी दी कि अगर वह चुपचाप नहीं जाती तो उसके पिता का इलाज बंद कर देंगी। मैंने इस परिवार की रक्षा की है। माधुरी अग्रवाल ने आखिरकार अपना चेहरा ऊपर उठाया, अब और आश्चर्य का नाटक नहीं कर रही थी। तुम देख नहीं सकते थे कि वह वास्तव में क्या थी? रोहन, एक नामहीन आर्किटेक्ट जो मेरे बेटे का उपयोग करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा मां। उसकी आवाज कांप गई, दुख से नहीं, बल्कि एक ठंडे गुस्से से जो उसने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह 2 सूटकेस के साथ चली गई और आपको फिर भी यह कम लगा। रोहन के पिता तब तक चुपचाप मेज पर खुला हाथ पटक दिया, एक हाव भाव जिसे रोहन को अपने पिता को 30 साल में करते हुए याद नहीं था। तुमने उसके पिता के अस्पताल का इस्तेमाल किया, माधुरी, एक मरते हुए आदमी का। वह वैसे भी मरने वाला था। यह वाक्य उसके रोकने से पहले ही निकल गया और उसका अपना चेहरा अगले ही पल बदल गया, बहुत देर से यह महसूस करते हुए कि उसने सबके सामने अभी अभी क्या स्वीकार किया था। इससे कुछ नहीं बदलता। उसने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए ठीक करने की कोशिश की,
जो अभी अभी उजागर हुए व्यक्ति के लिए बहुत तेज थी। मेरे पति कभी इन शर्तों को मंजूरी नहीं देंगे। और तुम, रोहन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मेज के किस तरफ हो। उसने अपना पर्स उठाया, पीठ मोड़ी और कमरे से उन कदमों के साथ निकली जो उस नियंत्रण के अलावा कुछ नहीं दर्शाते थे जिसे वह हमेशा कवच की तरह पहनकर चलती थी। रोहन अभी भी चिट्ठी हाथ में लिए खड़ा था। 5 साल के गलत निर्देशित गुस्से का वजन आखिरकार डूबते हुए महसूस कर रहा था। ईशानी मेज के दूसरी तरफ अपनी जगह से नहीं हिली थी। उसे एक ऐसे भाव के साथ देख रही थी जो न तो जीत था और न ही राहत। यह थकावट जैसा कुछ ज्यादा था। 5 साल तक अकेले सच्चाई ढोने का वजन आखिरकार उसके अंदर से बाहर आ रहा था, बिना एक शब्द कहे भी। क्या तुम्हें पता था कि मुझे एक दिन पता चल जाएगा? उसने धीरे से कहा, सिर्फ उसे सुनने के लिए। तुमने कभी मुझे यह दिखाने के लिए क्यों संपर्क नहीं किया? क्योंकि मेरी मां ने उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने के बाद सबसे पहले मुझे दिखाया कि एक अग्रवाल के खिलाफ पैसे के बिना लड़ने की कोशिश करने वाले के साथ क्या होता है। ईशानी की आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। मुझे एक बेटी की रक्षा करनी थी रोहन। मुझमें वह सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं थी जो मेरे पास बचा था, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो। और अब मुझे तुम्हारे परिवार द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उसने मेज पर से फाइल उठाई। और यह सब कुछ बदल देता है, सिवाय एक चीज के। मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकती हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सच्चाई सामने आई है। सच्चाई बदलाव के बराबर नहीं है रोहन। मैंने तुम्हें एक बार आसान संस्करण पर विश्वास करना चुनते हुए देखा है। वह तुरंत बाद निकल गई और रोहन उसके पीछे गया। कॉरिडोर में उससे मिला, कमरे से इतना दूर ताकि कोई और न सुन सके। ईशानी, रुको। वह रुकी, लेकिन तुरंत नहीं मुड़ी, जैसे उसे उससे सामना करने से पहले अपने चेहरे को व्यवस्थित करने के लिए 1 सेकंड की जरूरत थी। क्या चाहते हो रोहन? मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत अफसोस है, उस आसान तरीके से नहीं जैसे हर कोई कुछ गलत करते हुए पकड़े जाने के बाद कहता है। मुझे एक ऐसे तरीके से अफसोस है जिसे मुझे अभी भी नहीं पता कि कैसे साबित करूं। मुझे पता है कि तुम महसूस करते हो। वह आखिरकार मुड़ी और उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें कुछ पिघल गया था, बस थोड़ा सा। समस्या कभी यह नहीं थी कि तुम महसूस करते हो या नहीं रोहन। समस्या यह है कि महसूस करना 5 साल को ठीक नहीं करता है। लावण्या के पास वे 5 जन्मदिन नहीं हैं जो तुमने खो दिए हैं। मेरे पिता के पास अपने जीवन के वे आखिरी महीने नहीं हैं जो उन्होंने तुम्हारे परिवार की वजह से इलाज खोने के डर में बिताए थे। भावनाएं इन बिलों का भुगतान नहीं करती हैं, तो क्या चुकाता है? समय। उसने कंधे उचका दिए, एक थका हुआ हावभाव जिसमें कोई कठोरता नहीं बची थी। समय और बार चुनाव, हर दिन कुछ अलग करने का। एक बातचीत इसे हल नहीं करती, एक सुंदर माफी इसे हल नहीं करती। यह तभी हल होता है जब तुम लगातार आते रहो, तब भी जब यह उबाऊ हो, तब भी जब मैं मुश्किल हूं, तब भी जब लावण्या का दिन खराब हो और वह बिना किसी कारण के रोए। रात के 3 बजे मैं आऊंगा, हम देखेंगे। यह दुर्भावना से नहीं कहा गया था, यह उस व्यक्ति के ठीक वजन के साथ कहा गया था जिसने यह वादा पहले भी किसी और से सुना था और उसे पहली गलत तस्वीर पर बिखरते देखा था। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाओ, क्योंकि यहां हमेशा एक नई कहानी शुरू होती है। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ छुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसे आज यह सुनने की जरूरत है, और लाइक करो ताकि ज्यादा लोग इस कहानी को ढूंढ सकें। वह मुड़ी और चलती रही और रोहन कॉरिडोर में खड़ा रहा, उसकी पीठ को दूर जाते हुए देख रहा था, पहली बार यह महसूस करते हुए कि शायद वापसी का रास्ता असंभव नहीं था, बस उसके गर्व से बहुत बहुत लंबा था। यह तभी था जब रोहन के पिता भी कमरे से निकले, सिर हिलाते हुए, परिवार के वकील को फोन करने के बारे में कुछ बुदबुदाते हुए कि नेहा उसके पास आई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, कागजात सीने से ढाल की तरह सटाए हुए थे। नेहा। रोहन उसकी तरफ मुड़ा। तुम यह सब शुरू से जानती थी? जानती थी। शब्द इतने धीमी आवाज में निकले कि उसने लगभग सुना ही नहीं। और यह एकमात्र चीज नहीं है जो मुझे पता है, श्रीमान रोहन। तो बताओ। नेहा ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर खिड़की की तरफ, जैसे वह यह गणना कर रही थी कि माधुरी अग्रवाल के यह महसूस करने से पहले कितना समय था कि वह अभी भी अंदर बात कर रही थी। एक और बात है, उसने कहा। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। और माधुरी अग्रवाल को नहीं पता कि मैंने इसे रखा है। नेहा ने मेज के पास एक कुर्सी खींची, बिना बुलाए बैठ गई, और एक पल के लिए वह जितनी बूढ़ी दिखनी चाहिए थी
उससे ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। 18 साल तक उस परिवार के लिए काम करने के बाद। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, उसने कहा। उसकी आवाज अभी भी धीमी थी, हर कुछ शब्दों पर दरवाजे की तरफ देखते हुए। एक फोन कॉल की जो माधुरी अग्रवाल ने 5 साल पहले उस फोटोग्राफर को किया था जिसने वे तस्वीरें ली थीं। उसने उसे कैमरे को एक विशिष्ट तरीके से रखने के लिए कहा था। वह ठीक से जानती थी कि किस कोण से क्या दिखाई देगा। तुमने इसे क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि मुझे सालों से संदेह था कि एक दिन मुझे इस बात का कोई सबूत चाहिए होगा कि मैंने वह दुर्भावना से नहीं किया था। नेहा ने अपनी गोद में हाथ मरोड़ लिए। मेरे पति को उस समय कैंसर था, श्रीमान रोहन। महंगा इलाज, बीमा योजना जो आधे को भी कवर नहीं करती थी। माधुरी अग्रवाल यह जानती थी। उसने मेरे पति के बाकी इलाज का भुगतान करने की पेशकश की थी, जिसके बदले में मैं उन तस्वीरों को व्यवस्थित करने में मदद करूं और फिर ईशानी पर नजर रखूं। मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे पति मर रहे थे और मैं उन्हें बिना इलाज के मरने से रोकने के लिए कुछ भी करती। यह मुझे बरी नहीं करता, यह बस तुम्हें समझाता है। रोहन को जमीन ऐसे हिलती हुई महसूस हुई जैसे उसने पूरी सुबह महसूस नहीं की थी। यह अब सिर्फ उसके और ईशानी के बारे में नहीं था। यह एक बहुत बड़ा जाल था जिसमें उससे ज्यादा लोग फंसे हुए थे जितना उसने कभी कल्पना की थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि अपने ही परिवार के आसपास कितने अन्य लोगों को सालों से उसी शांत तंत्र द्वारा झुकाया गया था जिसने उसकी अपनी शादी को लगभग नष्ट कर दिया था। वह बच गए, तुम्हारे पति, वह 2 साल और बच गए। नेहा ने अपनी नजरें झुकाईं। अंत में बिना किसी दर्द के परिवार से घिरे हुए मर गए, लेकिन वे 2 साल मैं आपकी मां का जनी हूं और इसीलिए मुझे पहले बोलने की हिम्मत कभी नहीं हुई। हर बार जब मैं सच बताने के बारे में सोचती थी तो मुझे उनके चेहरे की याद आती थी, आखिरी दिनों में, शांत, बिना कष्ट के, और अपराधबोध फिर से गलत तरफ मुड़ जाता था। जैसे सच बताना उनकी अपनी स्मृति के साथ विश्वासघात करना था, ईशानी के साथ नहीं। इसका मतलब यह नहीं था कि तुम्हें हमेशा के लिए चुप रहना पड़ा। नहीं पड़ा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता आई। लेकिन डर ऐसा ही होता है, श्रीमान रोहन। यह रहने के लिए अनुमति नहीं मांगता, यह बस रहता है। एक और बात है, नेहा ने जारी रखा। उसकी आवाज थोड़ी टूटने लगी। ईशानी के जाने के 3 महीने बाद, जब उसके पिता को एक प्रक्रिया की जरूरत पड़ी जो बातचीत में शामिल नहीं थी, मैंने अपने जेब से गुमनाम रूप से भुगतान किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, इसलिए नहीं कि मैं अच्छी इंसान हूं, बल्कि इसलिए कि मैं यह जानकर सो नहीं पाती थी कि मैंने क्या करने में मदद की थी। रोहन उसे देखता रहा, उस महिला को, उसी महिला को जिसने ईशानी की जासूसी की थी, उसी महिला को जिसे उसकी मां लगभग 2 दशकों से एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती थी। उस आकार के एक गुप्त हावभाव में सक्षम किसी की छवि में फिट करने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे यह अब क्यों बता रही हो? क्योंकि माधुरी अग्रवाल ने अभी सबके सामने स्वीकार किया कि वह जानती थी कि ईशानी के पिता वैसे भी मरने वाले थे। नेहा की आंखें नम चमक रही थीं, लेकिन वह रोई नहीं। मैंने यह अपराध बोध 5 साल तक अकेले ढोया। मैं एक दिन भी और नहीं ढोंगी। और मुझे लगता है कि ईशानी यह जानने की हकदार है कि इस परिवार से सब कुछ शुद्ध बुराई नहीं था। कुछ लोग फंसे हुए लोग थे, जैसे वे कर सकते थे वैसे जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। उसे यह तुम्हारी जुबानी सुनना होगा, मेरी नहीं। नेहा उठी, कागजात को फिर से अपनी छाती से सटाते हुए। मैं इस हफ्ते उससे मिलूंगी। मुझे बस पहले तुम्हें बताना था, क्योंकि तुम ही तय करोगे कि इस सब के बाद भी अग्रवाल परिवार अस्तित्व में है या नहीं। सब कुछ सामने आ जाएगा। नेहा के कबूलनामे के अगले दिन रात को ईशानी ने तरुण को ढूंढा। उसी छोटे कैफे में बैठी थी जहां दूर से ली गई एक तस्वीर ने उसकी जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए थे। उसने मुझे सब कुछ बताया, उसने कहा, बिना पिए कॉफी हिलाते हुए। बीमार, पति, पैसा, मेरे पिता के इलाज का गुमनाम भुगतान। मुझे नहीं पता कि क्या महसूस करूं। तरुण, मेरा एक हिस्सा उसे हमेशा के लिए नफरत करना चाहता है। दूसरा हिस्सा याद दिलाता है कि उसने एक बिल का भुगतान किया था जो उस परिवार का होना चाहिए था जिसने मुझे निकाल दिया था, उसका नहीं। तुम्हें आज यह तय करने की जरूरत नहीं है। तरुण ने मेज पर अपना हाथ रखा, एक भाईचारापूर्ण हावभाव में, बिना किसी दूसरी मंशा के, जैसा कि उन दोनों के बीच हमेशा से रहा था। क्षमा की कोई समय सीमा नहीं होती। तुम इस पूरे साल नेहा से नाराज रह सकती हो और फिर भी यह पहचान सकती हो कि उसने बाद में क्या अच्छा किया, जब इसका मतलब समझ आए। रोहन एक अलग सवाल है। तरुण हल्का मुस्कुराया। लेकिन तुमने मुझे जो बताया
उसके हिसाब से वह सही सवाल पूछना सीख रहा है। इस बार यह वह सब कुछ है जो ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में हासिल कर पाते हैं। ईशानी हंसी, एक छोटी, थकी हुई लेकिन सच्ची हंसी। और हफ्तों में पहली बार उसे अपने सीने में वजन 1 डिग्री कम महसूस हुआ। परिवार की बैठक 2 दिन बाद मालाबार हिल के घर में तय हुई थी। रोहन के पिता ने जोर दिया कि यह घर के अंदर सुलझना चाहिए। माधुरी अग्रवाल हमेशा की तरह अपने अंदाज में डाइनिंग रूम में आईं, जैसे कुछ भी नहीं बदला था, जैसे 5 साल का रहस्य अभी अभी अपनी ही कंपनी की मीटिंग मेज पर नहीं गिरा था। आप लोगों ने मुझे ठीक ठीक किस लिए बुलाया है? वह मेज के सिरे पर बैठ गई, हमेशा की तरह उसी जगह पर, मुझे परिवार में न्याय दिलाने के लिए, जैसे यह कोई अदालत हो। तुम्हें कुछ सुनने के लिए। रोहन ने अपना सेलफोन मेज के केंद्र में रखा, ऑडियो चलाने के लिए तैयार था। और फिर तय करो कि तुम अभी भी इनकार करना चाहती हो या नहीं। रिकॉर्डिंग चली। माधुरी अग्रवाल की आवाज, 5 साल छोटी, फोटोग्राफर को ठंडी स्पष्टता के साथ निर्देश दे रही थी। सही कोण, सही क्षण, वह फ्रेमिंग जो वह सुझाएगी जो सच नहीं था। अंत में रिकॉर्डिंग का आखिरी वाक्य, बस मुझे चाहिए कि यह इतना बुरा लगे कि वह सवाल न पूछे। बाद में जो चुप्पी छा गई थी वह किसी भी चीख से ज्यादा भारी थी। ठीक है, माधुरी अग्रवाल ने आखिरकार कहा, और उसकी आवाज कांपी नहीं, जो अजीब तरीके से कांपने से ज्यादा डरावना था। मैंने किया और मैं फिर से करूंगी, क्योंकि इस परिवार में किसी को तो उस चीज की रक्षा करनी थी जिसे हमने 3 पीढ़ियों में बनाया था। तुम दोनों। उसने अपने पति की तरफ देखा, फिर अपने बेटे की तरफ। हमेशा सोचा कि पैसा खुद की रक्षा करता है, नहीं करता। किसी को मुश्किल विकल्प चुनने पड़ते हैं, वे विकल्प जिन्हें चुनने का किसी और में साहस नहीं होता, और वह व्यक्ति हमेशा मैं रही हूं। आपने एक बीमार आदमी की जान को खतरे में डालकर ऐसा किया, रोहन ने कहा। उसकी आवाज धीमी, नियंत्रित थी, खुद के लिए चिल्लाने से ज्यादा डरावनी थी। यह मुश्किल विकल्प नहीं है मां, यह खूबसूरत नाम वाली क्रूरता है। और तुम क्या करते रोहन? उस कंपनी को बर्बाद होने देते जिसे तुम्हारे परदादा ने बनाया था, क्योंकि तुम संख्याओं को देखने के लिए बहुत ज्यादा प्यार में थे। मैं अपनी पत्नी से बात करता। उसने यह कहते हुए अपनी मां की आंखों में गहराई से देखा, बिना नजर हटाए। बस इतना ही मुझे करना चाहिए था, और आपने यह सुनिश्चित किया कि मुझे कभी मौका न मिले। तुम उस बातचीत के लिए बहुत किया गया। तुम अपनी कहना चाहिए। तुम मां की आंखों में गहराई से देखा। कमजोर थे मेरे बेटे। अगर सिर्फ दिल की सुनो तो अभी भी हो, शायद। उसने अपनी नजर नहीं हटाई। लेकिन मैं दिल से कमजोर होना ज्यादा पसंद करता हूं, बजाय उस तरह से मजबूत होने के जिस तरह से आप हैं। कम से कम मेरे तरीके से किसी की जान में लगाता नहीं गई। रोहन के पिता मेज के दूसरे सिरे पर बैठे, धीरे से उठे। उनके हाथ लकड़ी पर टिके हुए थे। माधुरी, मैं तुमसे कंपनी में किसी भी कार्यकारी पद से हटने के लिए कहूंगा, कल से औपचारिक रूप से। और मैं तुमसे शर्मा समूह के साथ किसी भी बातचीत में शामिल न होने के लिए कहूंगा, न ही अनौपचारिक रूप से, न ही पर्दे के पीछे से, जिस तरह से तुम हमेशा से करती आई हो। तुम में मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। उसने उसे अविश्वास और चुनौती के मिश्रण के साथ देखा। 35 साल की शादी और तुम मुझे अपने बेटे की रक्षा करने के लिए सजा दोगे? मैं तुम्हें एक ही जीवन में 3 बार अकेले यह तय करने के लिए सजा दूंगा कि सुरक्षा क्या थी। रोहन के पिता की आवाज कांप गई, लेकिन वह लड़खड़ाई नहीं। तुम्हारी बेटी तुम्हें फिर कभी वैसे नहीं देखेगी, माधुरी। और यह मैंने नहीं किया, यह तुमने किया। और कंपनी का बोर्ड इसे ऐसे ही स्वीकार करेगा। अंदर मेरे 30 साल के बाद। बोर्ड पहले से ही जानता है। इस बार रोहन ने जवाब दिया। मैंने आज सुबह इस मीटिंग शुरू होने से पहले ही अन्य 2 स्वतंत्र निदेशकों को रिकॉर्डिंग भेज दी थी। वोटिंग पहले ही हो चुकी है, मां, सर्वसम्मति से। माधुरी अग्रवाल वहीं खड़ी रह गईं, मेज के चारों ओर देखते हुए, अपने बेटे की तरफ, अपने पति की तरफ, नेहा के बंद चेहरे की तरफ, जो उस सब को चुपचाप देखने के लिए कमरे में वापस आ गई थी। उनमें से किसी ने भी नजर नहीं हटाई। उसने मेज से लिनेन का नैपकिन उठाया, धीरे से मोड़ा, उसे ठीक उसी जगह पर वापस रख दिया जहां वह था। दशकों के प्रशिक्षित शिष्टाचार का एक छोटा और स्वचालित हावभाव, और वह उठी। आप लोग देखेंगे कि मेरे बिना इस परिवार को संभालना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह आखिरी बात थी जो उसने गलते या आसान नहीं, कमरे से निकलने से पहले कही। और उसकी आवाज में, पूरे दृश्य में पहली बार, कुछ पतला सा था जो डर के करीब था। रोहन को लगा कि उसे उसके बाद राहत महसूस होगी। उसे बस एक भारी थकान महसूस हुई, ऐसी थकान जो एक रात की नींद से हल नहीं होती। अगले शुक्रवार को दोनों कंपनियों के बीच नए अनुबंध के औपचारिक हस्ताक्षर पर
ईशानी उस पूरी प्रक्रिया में आखिरी बार मीटिंग रूम में घुसी और इस बार रोहन के पिता अकेले थे। अग्रवाल उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अपनी पत्नी के बिना उनकी कुर्सी के पीछे कोई हेरफेर की छाया नहीं थी। शर्तें वही रहती हैं, उसने मेज पर फाइल रखते हुए कहा, एक नए अतिरिक्त के साथ। अग्रवाल उद्योग अगले 5 साल के लिए उसी अस्पताल में एक मुफ्त इलाज वार्ड का वित्त पोषण करेगा जहां मेरे पिता मरीज थे। यह दान नहीं है, यह हर्जाना है। सही नाम के साथ स्वीकार है। रोहन के पिता ने 2 बार पढ़ने के लिए कहे बिना हस्ताक्षर कर दिए। और ईशानी, मुझे अफसोस है, कर्तव्य से नहीं बल्कि शर्म से। मुझे अपनी पत्नी के बारे में ज्यादा पूछना चाहिए था कि वह इस परिवार की मुश्किल चीजों को कैसे सुलझाती थी। देर कभी नहीं के बराबर नहीं है श्रीमान अग्रवाल। उसने हस्ताक्षरित फाइल रख दी। यह किसी चीज के लिए तो गिना जाता है। ईशानी बिल्डिंग से निकलने के बाद कुछ मिनट तक कार में बैठी रही। अकेली। अनुबंध हस्ताक्षरित था। बगल वाली यात्री सीट पर फाइल में रखा हुआ था। उसे जीत महसूस होनी चाहिए थी और उसे महसूस हुई। उसके दिल के एक छोटे से कोने में अग्रवाल परिवार ने पूरे महीने वही अस्वीकृति और अनिश्चितता महसूस की थी जो उसने 5 साल तक अकेले निगल ली थी। और इसमें एक शांत न्याय था जिसे वह नाटक नहीं करेगी कि वह महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन उसके साथ एक गहरी थकान भी थी। वही प्रकार जो तभी दिखाई देता है जब गुस्सा आखिरकार ठहर जाता है और पता चलता है कि उसके नीचे कोई नफरत नहीं बची थी, बस अंत में आराम करने की थकी हुई इच्छा थी। सिंघानिया होल्डिंग्स के साथ बातचीत, जो महीनों से ठंडी पड़ रही थी, अगले हफ्ते आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। एक छोटा बयान, कोई ड्रामा नहीं, केवल रोहन के पिता द्वारा हस्ताक्षरित। परिवार में किसी ने भी इस विषय पर फिर से टिप्पणी नहीं की और यह ठीक यही चुप्पी थी, बिना स्पष्टीकरण या बहाने के, जिसे रोहन ने एक अध्याय का असली अंत समझा जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए था। रोहन ने उस कमरे से निकलते हुए सोचा कि सबसे मुश्किल समय बीत चुका था। वह गलत था। 2 हफ्ते बाद अभी भी एक तरह की गलत गणना वाली उत्साह में डूबा हुआ था जो आखिरकार अपनी कहानी को समझ लेता है। रोहन ने फैसला किया कि यह एक बड़े हाव भाव का समय था। उसने ईशानी के घर पर रात के खाने का आयोजन किया, अनुमति मांगी। सालों पहले उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट को बुक किया, लावण्या को आमंत्रित किया और मिठाई के बीच में बच्ची के सामने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें पुरानी सगाई की अंगूठी थी, वही जो उसने 6 साल पहले दी थी। मुझे पता है कि यह जल्दी है। वह घुटनों के बल बैठ गया, अपने दिल को बहुत तेजी से धड़कते हुए महसूस कर रहा था। लेकिन मैं अब तुम दोनों के बिना एक दिन भी नहीं चाहता। मुझसे फिर से शादी करोगी ईशानी? उसका चेहरा मुस्कान में नहीं खुला। वह धीरे धीरे बंद हो गया, एक ऐसे भाव में जिसे रोहन ने बहुत देर से दबे हुए गुस्से के रूप में पहचाना। उठो रोहन, ईशानी, कामसा, ओहन, यह है, उठो। उसकी आवाज कमरे की हवा में कट गई और लावण्या ऊंची कुर्सी पर बैठी एक दूसरे को देखती रही, यह समझे बिना कि माहौल इतनी तेजी से कैसे बदल गया था। तुमने अभी वही किया है जो तुम हमेशा करते हो, हमारी बेटी के सामने मेरे लिए फैसला किया बिना मुझसे पहले पूछे कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं बस चाहता था। मुझे पता है कि तुम क्या चाहते थे। वह उठी, लावण्या को गोद में ले लिया। भले ही बच्ची शिकायत कर रही थी कि उसने अभी तक मिठाई खत्म नहीं की थी। तुम एक बड़े हाव भाव से सब कुछ एक साथ ठीक करना चाहते थे, क्योंकि बड़ा हाव भाव छोटे हाव भाव से ज्यादा आसान होता है, जिसे हर दिन दोहराया जाना चाहिए। मैंने 2 हफ्ते पहले हाँ नहीं कहा था जब तुमने कहा था कि तुम आओगे। मैं अब हाँ नहीं कहूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक अंगूठी और एक महंगा रेस्टोरेंट लाए हो। वह लावण्या को गोद में लेकर निकल गई और रोहन रेस्टोरेंट के बीच में घुटनों के बल बैठा रहा। डिब्बी अभी भी हाथ में खुली हुई थी। जीवन में दूसरी बार दरवाजे के बंद होने का ठीक वजन महसूस कर रहा था। बस इस बार उसे दर्दनाक स्पष्टता के साथ पता था कि उसने खुद ही उसे खटखटाया था। वेटर अजीब तरीके से पास आया, यह पूछते हुए कि क्या वह बिल ला सकता है, और रोहन ने अपनी जैकेट की जेब में डिब्बी रखते हुए यह महसूस किया जैसे कोई गलती को सहेज रहा हो जिसे समझने में अभी भी समय लगेगा। वह अपने अपार्टमेंट तक धीरे धीरे गाड़ी चलाकर गया। उस समय सड़कें लगभग खाली थीं। पूरी घटना को अपने दिमाग में दोहराता रहा, ठीक उस पल को समझने की कोशिश कर रहा था जब सब कुछ गलत हो गया था, और धीरे धीरे यह महसूस कर रहा था कि गलती अंगूठी नहीं थी, न ही रेस्टोरेंट। गलती थी सब कुछ अकेले तय करना। फिर से
ठीक उसी तरह से जैसे वह हमेशा सबसे बुरा करता था। उसने उस रात अपने पिता को फोन किया। रेस्टोरेंट की खाली पार्किंग में कार में बैठा। अभी भी गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने फिर से सब कुछ गलत कर दिया पिताजी, रोहन ने बताया। और पिता ने जवाब देने से पहले काफी देर तक दूसरी तरफ चुप्पी साधे रखी। तुम्हें याद है कि तुम्हारी माँ और मैंने 35 सालों में किसी भी महत्वपूर्ण चीज के बारे में कभी कोई सच्ची बातचीत क्यों नहीं की, रोहन? क्योंकि हर बार जब कोई समस्या आती थी तो वह उसे जल्दी, अकेले, बड़े हाव भाव से हल कर देती थी, मुझे फैसले में शामिल किए बिना। मैंने उसे रहने दिया क्योंकि यह आसान था। तुमने अभी उसी चीज का रोमांटिक संस्करण किया है, एक बड़ा हाव भाव जिसे जल्दी हल करने के लिए अकेले तय किया गया है, जो केवल धीरे धीरे हल होता है। तो अब मैं क्या करूं? तुम कल आओ और परसों भी आओ, बिना प्लान के, बिना रेस्टोरेंट के, बिना किसी दर्शक के, जब तक यह सचमुच एक आदत नहीं बन जाता। मंच का प्रदर्शन नहीं। अगले हफ्ते अलग थे। रोहन ने बड़े हाव भाव की कोशिश करना बंद कर दिया और छोटी चीजों में आना शुरू कर दिया। कोई दर्शक नहीं था देखने के लिए। वह हफ्ते में 2 बार लावण्या को स्कूल से लेने गया जब नानी बीमार पड़ गई थी, बिना ईशानी को पहले से बताए कि वह ऐसा करेगा। बस करता रहा। एक आम मंगलवार को अपनी बेटी के डेंटिस्ट के प्रतीक्षालय में 40 मिनट तक बैठा रहा। उसने बिना किसी से पूछे सीखा कि मक्खन वाला मैगी कैसे बनाया जाता है, जो लावण्या का एकमात्र व्यंजन था जब वह बुरे मूड में होती थी। एक रात लावण्या ने उसके सेलफोन पर फोन किया, रोते हुए, क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था और माँ एक काम कॉल पर थी जिसे वह बाधित नहीं कर सकती थी। रोहन 20 मिनट गाड़ी चलाकर सिर्फ उसके कमरे के बाहर बैठने के लिए गया। सचमुच बाहर आधी खुली दरवाजे से कोई भी गाना धीरे से गाता रहा जब तक वह फिर से सो नहीं गई। ईशानी ने हफ्तों तक कुछ नहीं कहा, बस दूर से देखती रही, उस सतर्क चुप्पी के साथ जो एक बार जल चुका होता है और खूबसूरत आग पर भरोसा करना नहीं सीखता। एक आम रात थी, कोई खास तारीख नहीं, कोई नियोजित हाव भाव नहीं, जब चीजें आखिरकार आगे बढ़ीं। लावण्या कम बुखार वाले दिन के बाद जल्दी सो गई थी और रोहन देर तक रुका रहा। ईशानी को कंपनी के कागजात के ढेर को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा था जिसे वह घर ले आई थी। उसके ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठा था। बिना उन दोनों में से किसी ने इसकी योजना बनाई थी। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, ईशानी ने लगभग आधी रात को कहा, उसकी तरफ देखे बिना। अभी भी अनुबंधों को ढेर में अलग कर रही थी। मुझे पता है कि मुझे जरूरत नहीं है। उसने कागजात को व्यवस्थित करना जारी रखा जैसे उसने मांगा था। मैं चाहता हूं। वह रुक गई जो वह कर रही थी और उसे देर तक देखती रही, जैसे कोई महत्वपूर्ण बात तय करने की कोशिश कर रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के। मुझे इन 2 महीनों तक तुमसे गुस्सा रहा, तुम्हें पता है। उसकी आवाज पिछले कुछ हफ्तों में कही गई किसी भी चीज से ज्यादा शांत निकली। उन 5 सालों से भी ज्यादा गुस्सा रहा जो मैंने दूर बिताए, क्योंकि उन 5 सालों में मुझे इस बात की आदत हो गई थी कि तुम वापस नहीं आओगे। अब तुम वापस आ गए हो और मुझे नहीं पता कि अगर तुम फिर से चले गए तो मैं खुद को कैसे बचाऊं। मैं नहीं जाऊंगा, हर कोई यह कहता है। वह मुस्कुराई, एक छोटी सी मुस्कान, पहली सच्ची मुस्कान जो उसने महीनों में उस पर देखी थी। लेकिन तुम आ रहे हो, हफ्ते दर हफ्ते, बिना दर्शक के, बिना अंगूठी के, बिना महंगे रेस्टोरेंट के। यह तुमने अब तक जो कुछ भी कहा है उससे ज्यादा मायने रखता है। तो इसका कुछ मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे अभी भी डर है। वह पास आई, उसके बगल में फर्श पर बैठ गई, बिखरे हुए कागजात के बीच। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि शायद इस बार मैं डरी हुई हूं और फिर भी कोशिश करने को तैयार हूं। यह निश्चित होने जैसा नहीं है, रोहन, लेकिन यह 2 महीने पहले मेरे पास जो था उससे ज्यादा है। उसने उस समय उसे चूमने की कोशिश नहीं की। उसने बस धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचने के लिए समय दिया अगर वह चाहती। उसने नहीं खींचा। क्या मैं तुम्हें एक मूर्खतापूर्ण बात बता सकता हूं? उसने धीरे से कहा। मैंने उस इमारत का चित्र रखा है जो तुमने उस नैपकिन पर बनाया था, हमारी पहली मुलाकात पर। मेरे पास अभी भी है। क्यों? आई थिंक क्योंकि यह पहली बार था जब मैंने किसी को ऐसा कुछ बनाने के बारे में सोचते हुए देखा था जो लोगों को खुश करे, न कि सिर्फ पैसा कमाए। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया। मैं इसे सालों तक भूल गया। काश मैं नहीं भूलता। ईशानी कुछ देर तक चुप रही, फर्श पर अपने और उसके हाथों को आपस में गूंथे हुए देखती रही। और जब उसने फिर से बात की तो उसकी आवाज में एक छोटा सा कंपन था, लगभग छिपा हुआ। हम धीरे धीरे चलेंगे। अभी के लिए फिर से कोई अंगूठी नहीं, कोई बड़ा वादा नहीं, बस दिन ब दिन सामने आना और देखना कि क्या होता है। ठीक है?
और वे दोनों फर्श पर देर तक बैठे रहे, बिखरे हुए कागजात से घिरे, किसी भी और शब्द के साथ चुप्पी भरने की कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे। 3 हफ्ते बाद माधुरी अग्रवाल अपनी बीच वाली बेटी के घर अकेली आईं, नेहा के बिना। ईशानी ने दरवाजा खोला, यह सोचकर कि यह कोई डिलीवरी होगी, और अपनी पुरानी सास को वहां खड़ी देखकर हैरान रह गई। हमेशा की तरह अपने अंदाज में नहीं, हाथ में एक छोटा सा बैग और सामने देखने के बजाय जमीन पर देखने का एक अजीब तरीका था। मैं माफी मांगने नहीं आई हूं, यह पहली बात थी जो माधुरी अग्रवाल ने कही। अभी भी दरवाजे की दहलीज पर खड़ी थी। मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूं। बस एक बात कहने आई हूं, क्योंकि आज के बाद कोई और मुझे कहने नहीं देगा। तो बताओ, मैंने एक बार लावण्या को बगीचे में देखा था, बिना तुम लोगों को पता चले, वह जो इमारतों के चित्र बनाती है उन्हें देखती हुई। माधुरी अग्रवाल की आवाज एक ऐसे तरीके से कांप गई जो ईशानी ने उस महिला में पहले कभी नहीं देखा था। वह वैसे ही चित्र बनाती है जैसे मेरे ससुर दशकों पहले बनाते थे, इससे पहले कि कंपनी सिर्फ एक स्प्रेडशीट में संख्याएं बन जाए। मैं वह तरीका बहुत पहले भूल गई, शायद बहुत जल्दी यह महसूस करने के लिए कि मैंने भी रास्ते में कुछ खोया है, सिर्फ पाया नहीं। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया, उसने बस एक छोटा सा लिफाफा अंदर दिया, एक बैंक ट्रांसफर लावण्या के नाम पर, ईशानी के पिता के 5 साल पहले के इलाज का ठीक मूल्य। और वह धीरे धीरे फुटपाथ पर चलती हुई चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक ऐसी महिला जो अभी तक नहीं जानती थी कि क्या वह क्षमा की हकदार थी, और जो बहुत समय बाद पहली बार उस वजन को किसी और पर धकेलने के बजाय अकेले ढो रही थी। ईशानी दरवाजे पर काफी देर तक खड़ी रही, जब कार कोने से गायब हो गई। लिफाफा अभी भी हाथ में बंद था। अभी तक यह नहीं जानती थी कि वह उसे गुस्से से खोलेगी या राहत से। उसे बस इतना पता था कि 5 सालों में पहली बार अग्रवाल उपनाम को देखना अब पहले जैसा दर्द नहीं देता था। पिछली रात रोहन लावण्या के साथ अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा था। दोनों शहर की रोशनी को देख रहे थे और उसने सबसे सरल तरीके से सब कुछ की संक्षिप्त कहानी बताई। मैंने बहुत गलतियां की, तुम्हें पता है, उसने बिना किसी भूमिका के कहा, एक ऐसे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नरम करने की कोशिश किए बिना जिसने अपनी उम्र से ज्यादा समझना पहले ही प्रदर्शित कर दिया था। मैंने तुम्हारी मां के बारे में एक गलत बात पर विश्वास किया और उस वजह से मैंने 5 साल खो दिए जो हम एक साथ बिता सकते थे। क्या तुम फिर से गलती करोगे? लावण्या ने पूछा, बिना किसी नाटक के, सिर्फ सच्ची जिज्ञासा। शायद कोई हमेशा सही नहीं होता, लेकिन तुम फिर भी आते रहोगे? हाँ, उसने अपनी बेटी के छोटे कंधों पर हाथ रखा। मैं सुधारने के लिए आता रहूंगा। यही अंतर है जो मैंने बहुत देर से सीखा है। लावण्या एक पल के लिए चुप रही, शहर की रोशनी को देखती रही और फिर अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया, बिना कुछ और कहने की जरूरत के। 5 साल के बच्चे के लिए यह वह सब कुछ जानने के लिए पर्याप्त सबूत था जो उसे सच्चे प्यार के बारे में जानना था। अगली सुबह, शादी के दिन, ईशानी अलार्म बजने से पहले जल्दी उठ गई और थोड़ी देर बिस्तर पर बैठी रही, छत को देखती रही, अपनी घबराहट को समझने की कोशिश कर रही थी। यह 6 साल पहले वाली घबराहट नहीं थी, वह हल्की थी, जल्दबाजी में, बहुत छोटे लोगों की आसान निश्चितता से भरी हुई थी कि जीवन कितना दर्दनाक हो सकता है। यह अब निशान, सावधानी और उस सब की जीवित स्मृति के साथ मिश्रित था जिसे उसने उस दिन तक पहुंचने के लिए रास्ते में खोए बिना पार किया था। लावण्या कमरे में कूदती हुई आई, अभी भी पजामा में, नींद से उसके बाल बिखरे हुए थे। आज तुम सच में पापा से शादी कर रही हो? आज? ईशानी ने बच्ची को पास खींचा, उसकी उंगलियों से उसके बालों को ठीक करते हुए। क्या तुम घबराई हुई हो? नहीं। लावण्या ने 5 साल की पूरी दृढ़ता के साथ सिर हिलाया। मुझे पहले से पता था कि यह ठीक होगा। तुम्हें फिर से भरोसा करने में बस देर लगी। तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि वह फिर कभी गायब नहीं हुए। बच्ची ने कंधे उचका दिए, जैसे यह दुनिया की सबसे स्पष्ट बात थी। दादाजी शर्मा कहते थे कि जो लोग रहते हैं वे वही होते हैं जो दिखाई देते हैं। तुमने मुझे यह बताया। ईशानी की आंखों में जलन महसूस हुई और उसने अपनी बेटी को ज्यादा कसकर गले लगा लिया, यह सोचते हुए कि शायद उस सब की सबसे सरल व्याख्या शुरू से ही आई थी। एक 5 साल के बच्चे के मुंह से, जिसे कभी भी सच्चे प्यार को समझने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी थी। नेहा ने अग्रवाल परिवार के लिए काम करना जारी रखा, लेकिन अब रोहन के पिता की सीधी सहायक के रूप में, माधुरी अग्रवाल की छाया के रूप में नहीं। शादी के निमंत्रण में जो ईशानी ने उसे भेजा था, उसने लिफाफे के कोने में हाथ से एक छोटा सा नोट लिखा था, सच चुनने के लिए धन्यवाद।
देर से ही सही। नेहा ने उस लिफाफे को एक दराज में रख दिया जिसे केवल वह ही खोलती थी, अपने पति की एक पुरानी तस्वीर के बगल में, जैसे कि यह आखिरकार इस बात का सबूत था कि 5 साल तक उसने जो अपराधबोध ढोया था वह अंत में किसी अच्छे काम आया था। शादी 8 महीने बाद हुई। एक छोटी सी ईशानी ने अपने ही पैसे से खरीदे गए घर के बगीचे में शर्मा समूह का पद संभालने के बाद अग्रवाल के बड़े घर में नहीं, बड़ी चर्च में नहीं जिसे माधुरी अग्रवाल ने चुना होता, बल्कि 40 मेहमानों के साथ एक सामान्य बगीचे में और लावण्या फूलों वाली बच्ची के रूप में फैशनेबल जूते के बजाय जूते पहनने पर जोर दे रही थी, क्योंकि वह नंगे पैर ज्यादा अच्छी तरह से नाचती है। तरुण अपनी मंगेतर के साथ खास दोस्त था। वे दोनों पुदीने की गोली के बारे में किसी अंदरूनी मजाक पर हंस रहे थे। रोहन के पिता रोए बिना परवाह किए कि कौन देखेगा, कुछ ऐसा जो उस परिवार में किसी को याद नहीं था कि उन्होंने पहले कभी किया हो। तीसरी पंक्ति में बैठी उसने एक रूमाल और एक मुस्कान पकड़ी हुई थी जो आखिरकार 5 साल में ढोई गई किसी भी चीज से ज्यादा हल्की लग रही थी। घास पर कतार में लगी सफेद कुर्सियां दोपहर की हवा से हल्की हल्की हिल रही थीं और किसी ने अस्थाई वेदी तक के रास्ते में जंगली फूलों की पंखुड़ियां बिखेर दी थीं, सरल, बिना किसी विलासिता के। जैसा कि ईशानी ने हमेशा कहा था कि अगर वह एक दिन फिर से शादी करने का फैसला करती है तो वह चाहती है। माधुरी अग्रवाल को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उसने भेजा। अगले हफ्ते एक पुरानी इमारत का एक फ्रेमयुक्त चित्र जिसे ईशानी के पिता ने दशकों पहले डिजाइन किया था, लावण्या के लिए एक छोटे से नोट के साथ कि वह सही तरीके से चित्र बनाना जारी रखे। ईशानी ने उसे अपनी बेटी के कमरे में लटका दिया, बिना किसी से इस बारे में कुछ कहे, बस चुपचाप यह तय करते हुए कि सच्चा क्षमा कभी कभी अस्तित्व में आने के लिए किसी समारोह की जरूरत नहीं होती। शपथ के समय रोहन ने कोई तैयार भाषण इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस ईशानी की तरफ देखा, फिर लावण्या की तरफ जो पहली पंक्ति में बैठी अपनी फ्रॉक के किनारे से खेल रही थी, और एकमात्र वाक्य कहा जो वास्तव में मायने रखता था, सालों पहले मैंने सबसे आसान संस्करण पर विश्वास करना चुना। आज मैं अपने बाकी जीवन के लिए हर दिन सामने आना चुनता हूं, तब भी जब यह मुश्किल हो। यही एकमात्र वादा है जिसे मैं जानता हूं कि मैं सच में निभा सकता हूं। ईशानी मुस्कुराई, उसकी आंखें नम थीं और उसने जवाब देने से पहले उसका हाथ कसकर पकड़ा। तो मैं इसी पर भरोसा करूंगी, एक बड़े वादे पर नहीं, बल्कि छोटे, दोहराए जाने वाले, हर दिन, जब तक यह सचमुच अनिश्चितता नहीं बन जाती। लावण्या पहली पंक्ति में बैठी, शपथ के बाद चुप्पी के बीच में उठी और चिल्लाई बिना किसी के कहे, अब किस कर सकते हो। और बगीचे में जो हंसी फैली वह आवाज थी जिसने 5 साल की चुप्पी को बंद कर दिया, जो कभी नहीं होनी चाहिए थी।